Welcome dear students, in transducers today we are going to discuss measurement of displacement. After completing this topic you will be able to describe the construction and working of following transducers. First one is potentiometer, second one is linear variable differential transformer, that is LVDT, third one is Hall effect transducers. अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके एग्जामिनेशन में से शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर इस पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। अब अगर बात करें कि यहाँ पे हम ये क्यों टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली आप डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए और एक्यूरेट डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए कुछ ट्रांसड्यूसर्स हम यूज करते हैं। वो ट्रांसड्यूसर्स जो हैं वो यहाँ पे आपके हैं, जैसे एलवीडीटी हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स हो गया। इससे आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स आप मेजर कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास बहुत सारे स्केल्स और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जो स्मॉल साइज डिस्प्लेसमेंट होते हैं या फिर जहां पे बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ Hello students, my name is Shivam Gupta and today we are going to start a new subject that is thermodynamics. आज हम तो आइए सबसे पहला डिस्कस करते हैं पोटेंशियोमीटर। तो स्टूडेंट हम अब बात कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर की। तो अब हम यहाँ पे पोटेंशियोमीटर की बात कर रहे हैं और पोटेंशियोमीटर बेसिकली क्या है, एक आपका हाई रेजिस्टिव सर्किट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक रेजिस्टेंस आपने यूज किया है। अब या तो आप इतना बड़ा एक रेजिस्टेंस यूज कर लो या फिर छोटे छोटे रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो अब अगर देखा जाए कि किसी भी कंडीशन पे जो आपका यहाँ पे रेजिस्टिव सर्किट लिया गया है, अगर ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस हम अगर काउंट करें तो इसका हो सकता है कि पूरा का पूरा जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो RT हो सकता है। ठीक है, अब जब इसके अक्रॉस आप एक वोल्टेज सोर्स EI अप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक करंट प्रोड्यूस करेगा, और ये करंट जब आपके हाई रेजिस्टेंस पास से पास होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपका जो भी वोल्टेज आपने अप्लाई किया वो पूरा पूरा रेजिस्टेंस के क्रॉस चला जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जैसे अब यहाँ पे जो राइट साइड में आप देख सकते हो, राइट साइड में जो ये जो है जिसको आप एरो से डिनोट कर रहे हैं, ये आपका वाइपर होता है या जिसको स्लाइडर भी कहते हैं। ये बेसिकली हम अपने रेजिस्टिव जो रेजिस्टेंस है उस पर हम वेरी कर सकते हैं, उसको हम आगे पीछे ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, लेकिन ये मैनुअली करते हैं हम। तो अब अगर यहाँ पे क्या है कि जो भी आपका वाइपर है, अब देखो अगर सपोज मान लेते हैं ये जो आपका रेजिस्टेंस है इसमें टोटल रेजिस्टेंस RT है, वाइपर जो है वो इस पे आराम से स्लाइड हो सकता है। तो अब देखो अगर ये जीरो पोजिशन है, इस जीरो पोजिशन से जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा, है ना, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा उसके क्रॉस का वोल्टेज उतना ही ज्यादा होगा। तो अब सिंपल सी बात क्या है कि आपका वाइपर जितना ऊपर की तरफ मूव करेगा, अगर देखा जाए यहाँ पे ये जो वाइपर है, ये वाइपर आपके जीरो पोजीशन से स्टार्ट होगा, तो जीरो पोजीशन से वाइपर जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा उसके क्रॉस का रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा तो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि उतना ही वोल्टेज इंड्यूस होता जाएगा। अब अगर सपोज मान लेते हैं इस पोजीशन पे है तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज E0 है। अब अगर हम इसको और ऊपर अगर लेके जाए तो रेजिस्टेंस का वैल्यू जैसे बढ़ेगा तो I इंटू R भी बढ़ेगा, यानी कि इसके अक्रॉस का वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, है ना। तो अब ये आप इसको डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी मान लो कि आपका वाइपर जो वो जीरो पोजिशन पे है, ठीक है, और आपको जितना डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है उतना डिस्प्लेसमेंट आपने वाइपर पे अप्लाई कर दिया। तो जब आप वाइपर पे डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करोगे तो आपका वाइपर जैसे आगे ऊपर की तरफ मूव करेगा उसके अक्रॉस जितना भी रेजिस्टेंस आएगा उसके अक्रॉस उतना ही वोल्टेज आ जाएगा। वो वोल्टेज मेजरमेंट किसी वोल्टमीटर के से कर सकते हैं जहां पे उसके पॉइंटर का मूवमेंट इस वोल्टेज के लिए होगा, बट जो उसका स्केल होगा जहां पे आपका पॉइंटर रुकने के बाद जो आपको वैल्यू बताएगा वो उसके डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बताएगा। ठीक है, और अगर देखा जाए कि यहाँ पे वाइपर जैसे से ऊपर जाता जा रहा है वैसे वैसे उसके रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि आपके वाइपर का जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उसके क्रॉस का रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, और जितना इसके रेजिस्टेंस का जो वाइपर का डिस्प्लेसमेंट होगा उतना जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ही इसकी क्रॉस वोल्टेज आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है x,
कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम सर्किट देखें और सर्किट के हिसाब से अगर मुझे ई नॉट का वैल्यू निकालना है, ठीक है, ई नॉट का अगर वैल्यू निकालना है, सपोज एक्स नॉट अगर वाइपर का मूवमेंट होता है तो यहां पे आपके रेजिस्टेंस का वैल्यू आर नॉट है, पूरे रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो आर टोटल आर टी है। ठीक है, तो जो वाइपर के बाद जो आपका रेजिस्टेंस वैल्यू बच गया, इसके लिए अगर रेजिस्टेंस हम निकाले तो क्या आएगा, आर टी माइनस आर नॉट, क्योंकि वाइपर आर नॉट के क्रॉस है, टोटल रेजिस्टेंस आर टी है, तो जो रिमेनिंग रेजिस्टेंस बचे जिसके क्रॉस आपका वाइपर नहीं आया है वो आर टी माइनस आर नॉट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आर टी माइनस आर नॉट और आर नॉट दोनों ही सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो अगर आर नॉट के क्रॉस का वोल्टेज मुझे ई नॉट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो हम ई नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई नॉट इज इक्वल टू जिसके क्रॉस का वोल्टेज निकालना है उसको लिखते हैं, यानी कि आर नॉट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो आर टी माइनस आर नॉट प्लस आर नॉट करेंगे तो हमें बचेगा आर टी इंटू टोटल वोल्टेज है हमारा ई आई। ठीक है, तो यहां पे ये टोटल आपके आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू हो जा रहा है। अब हम चाहें तो यहां पे कर सकते हैं ई नॉट इज इक्वल टू ई आई अपॉन आर टी इंटू आर नॉट। फायदा यहां पे ये है कि इस टर्म में जो ई आई अपॉन आर टी है ये आपका कांस्टेंट है, क्योंकि जो आपका इनपुट वोल्टेज है वो कभी चेंज नहीं हो रहा है, तो ई आई का वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, आपके रेजिस्टिव पाथ का रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, यानी आर टी का वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, बस आर नॉट का वैल्यू चेंज हो सकता है अगर आपने डिस्प्लेसमेंट उस हिसाब से चेंज किया तो अब हम यहाँ पे अभी हमने बोला कि जो रेजिस्टेंस है वो आपके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ई नॉट इज इक्वल टू ई आई अपॉन एक्स टी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टोटल डिस्प्लेसमेंट के बाद जो आपको रेजिस्टेंस मिल रहा था वो आर टी मिल रहा था, इनटू एक्स नॉट, कि आपके वाइपर को जितना डिस्प्लेसमेंट मिलेगा उसके क्रॉस का वोल्टेज भी उतना ही होगा। ठीक है, अब चूंकि ई आई अपॉन एक्स टी कॉन्स्टेंट है तो हम यहां पे सिंपली बोल सकते हैं कि ई नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नॉट, और एक्स नॉट जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइपर है। ठीक है, तो अब यहां पे ये क्लियर हो रहा है कि आप अपने वाइपर पे जितना डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाओगे उतना ही एक्स नॉट का वैल्यू होगा, और जितना एक्स नॉट का वैल्यू होगा उसके क्रॉस का ई नॉट उतना ही ज्यादा होगा। तो ई नॉट के क्रॉस अगर आपने कोई वोल्ट मीटर कनेक्ट किया तो आपके पॉइंटर का डिफ्लेक्शन उतना ही होगा जितना आपका वोल्टेज अपीयर हो रहा होगा, बट जो आप वैल्यू रीड करोगे वो आप डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू रीड करोगे। ठीक है, तो ये है आपका वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर। साथ ही साथ अगर हम कुछ और क्वेश्चंस की बात करें, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका पोटेंशियोमीटर होता है इसको सिंपली हम पॉट भी बोलते हैं, और अक्सर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा ये जो ट्रांसड्यूसर है वो आपका एक्टिव ट्रांसड्यूसर या पैसिव ट्रांसड्यूसर है, तो आपका जवाब क्या होगा, ऑब्वियसली ये पैसिव ट्रांसड्यूसर है, क्योंकि इसके आउटपुट को डिनोट करने के लिए ई आई का अप्लाई होना बहुत जरूरी है, जो कि आपका एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियोमीटर जो होगा वो एक पैसिव ट्रांसड्यूसर होगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात किया जाए कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये प्राइमरी ट्रांसड्यूसर या सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है, तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे कि ये प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है, क्योंकि इसके वाइपर पे डायरेक्टली आपको मेजर किया जाने वाला डिस्प्लेसमेंट अप्लाई किया जाता है, तो आप इसे बोल सकते हैं कि ये आपका प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपसे ये पूछा जाए कि एनालॉग ट्रांसड्यूसर होगा या डिजिटल ट्रांसड्यूसर, तो ऑब्वियसली जो ई नॉट का वैल्यू होगा वो कंटिन्यूअस विद टाइम होगा, तो ये आपका एक एनालॉग ट्रांसड्यूसर है ना। तो इस पॉइंट ऑफ इस सिचुएशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर होगा वो प्राइमरी एज वेल एज passive as well as analog
सेकेंड, हम इस पे एक पॉइंट जोड़ सकते हैं कि द रेजिस्टिव बॉडी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर में बी ऑफ वायर वाउंड वेयर 0.01 mm diameter of platinum or nickel alloy is wound on a insulated metal. ठीक है, तो अगर आपसे मटेरियल पूछा जाए कि आपके पोटेंशियोमीटर का जो रेजिस्टिव मटेरियल है, जो रेजिस्टिव पाथ, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू बोल रहे थे, वो किस मटेरियल का हो सकता है, तो वो या तो आपका प्लेटिनम का हो सकता है या फिर निकेल एलॉय का हो सकता है, जिसका जो डायमीटर है वो 0.01 mm का होना चाहिए और वो एक इंसुलेटेड मेटल पे वाउंड होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपके जो पोटेंशियोमीटर है उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, तो सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, तो सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे सेंसिटिविटी है दैट इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है ई नॉट और जो इनपुट मिल रहा है वो मिल रहा है एक्स नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम बोल सकते हैं यूनिट क्या होगा, तो ये यूनिट होगा वोल्ट पर mm, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट आप प्रोवाइड करवाओगे वो मिलीमीटर में यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ही होगा। अगर एडवांटेजेस ऑफ रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि दे आर लेस कॉस्टली, their operation is simple, next useful for the measurement of large displacement and their electrical efficiency is high। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं आपके रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर के। अब अगर डिसएडवांटेजेस ऑफ रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि इट रिक्वायर्स large force for wiper movement and life of a transducer is limited due to wear and tear problem of the wiper। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस है आपके रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर के। सो स्टूडेंट्स, वी हैव अचीव्ड फर्स्ट पॉइंट ऑफ लर्निंग आउटकम दैट इज पोटेंशियोमीटर and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check.